नमस्ते भाइयों। हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, मैथ्स। और एसएससी जीडी में मैथ्स जो है ज़्यादातर अर्थमेटिक आता है और एडवांस के एक दो चैप्टर आते हैं। ठीक, तो दो तीन चैप्टर जो भी होंगे, जितना भी उसमें आया होगा प्रीवियस ईयर में उसको देख लेंगे। और बाकी जो है हम अर्थमेटिक को भी करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट मैथ्स करेंगे एसएससी जीडी के लिए। और 2024 में लगभग वैकेंसी भी ठीक ठाक ही आ रही है, तो इसीलिए हम एसएससी जीडी के लिए हम एक नया एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति जो है वो हमें ये बताती है कि किसी भी फिगर का हम कैसे उसका मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो 2D फिगर हो या 3D फिगर हो। जैसे कि हम क्षेत्र मिति को दो सेक्टर में बांटते हैं, एक तो हो जाएगा हमारे पास 2D और एक हो जाएगा हमारे पास 3D। ठीक, अब इसका मेजरमेंट में हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक 1D जो होता है, 1 डायमेंशन, और एक 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन जो होता है वो होता है पॉइंट, कोई भी पॉइंट मतलब बिंदु। बिंदु एक ऐसी फिगर है जो 0 डायमेंशन है, उसके कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना उसकी लंबाई है ना उसकी चौड़ाई है। वो मेजरमेंट हो सकती है लेकिन पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशन में काउंट करा जाता है। अगर हम मान लें, अब अगर अगर हमें बताना हो कि 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन में जो होती है वो लेंथ होती है, लंबाई। ठीक है, लेंथ होती है। और 2 डायमेंशन में वो फिगर आती है जिसमें लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है, लंबाई और चौड़ाई। या कोई बंद आकृति, बंद आकृति, समझ पा रहे हो। 3 डायमेंशन में वो होती है जिसमें अपना कोई आयतन होता है, जिसमें तीन तीन दिशाएं होती हैं, जैसे कि घन या घनाभ। जैसे कि घन या घनाभ। समझ पा रहे हो। तो अगर हम 0 डायमेंशन की बात करें तो एक पॉइंट होगा, 1 डायमेंशन में लेंथ होगी, और 2 डायमेंशन में कोई भी बंद आकृति होगी, चाहे वो इसमें त्रिभुज हो सकता है। और जो सबसे छोटी बंद आकृति हमेशा होती है, कभी भी कोई भी बंद आकृति दो भुजाओं से नहीं बनती है, क्योंकि बंद तो है नहीं है। जब बंद नहीं है तो हम, ना तो हमें यहाँ पता है, तो हमेशा सबसे छोटी बंद आकृति जो होती है वो त्रिभुज होती है। सबसे छोटी बंद आकृति वो क्या होती है, वो त्रिभुज होती है। ठीक, और फिर उसके बाद जैसे त्रिभुज हो गई और फिर चतुर्भुज हो गई, और त्रिभुज, चतुर्भुज और एक वृत्त होगा। वृत्त होगा। ठीक, और अगर हम 3D की बात करें तो जैसे घन होगा, घनाभ होगा, बेलन होगा, शंकु होगा,
या छिन्नक भी बोलते हैं, बेलन होगा या छिन्नक होगा। बाल्टी जिसे बोल देंगे। शंकु होगा और तुम्हारा प्रिज्म होगा और पिरामिड होगा। ठीक। तो जो बंद आकृति है वो हमारे पास कितनी हो गई? अगर हम जीरो डायमेंशन की बात करें तो पॉइंट होगा, ना इसकी लेंथ होती है ना इसका ब्रेड्थ होता है। हम उस माइक्रो मेजरमेंट में नहीं जाएंगे, हम एक ओवरऑल इसका देखेंगे। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें कि लेंथ लेंथ कितनी है, यहां से लेकर सूरज तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर चांद मतलब पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, या यहाँ से कोई भी शहर कितनी दूरी पे है, तो वो कहीं ना कहीं लेंथ की बात करेगा, उसमें ब्रेड्थ नहीं है। बस एक संकीर्ण रेखा, मतलब एक इमेजिनेशन है कि यहाँ से उसकी कितनी लंबाई है, तो वो लेंथ है। अगर इसमें जो है हम कितनी दूरी पे हैं क्या है, वो सारी की सारी लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें दो दिशाओं में कोई बंद आकृति मिलती है सबसे छोटी, तो वो मिलती है त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर वृत्त। ठीक है। और इसमें चतुर्भुज के बाद पंचभुज भी आ जाएगा। पंचभुज, षष्ठभुज, ये समषष्ठभुज होगा, या मतलब पंचभुज, षष्ठभुज, और फिर जो आगा हमारे पास अष्टभुज भी आ जाएगा। अष्टभुज। और जिस आकृति में भुजाओं की जो गिनती है वो अनंत होने हो जाती है, उस आकृति को बोलते हैं वृत्त। ठीक है। तो सबसे छोटी बंद आकृति जो है, सबसे छोटी बंद आकृति वो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे त्रिभुज बोलेंगे। एक भुजा और बढ़ जाती है तो उसे चतुर्भुज बोल देंगे, एक भुजा और बढ़ जाएगी तो पंचभुज बोल देंगे। ऐसे षष्ठभुज, अष्टभुज, दसभुज भी आएंगे, लेकिन यहाँ तक ही काम से हमारा जो काम चलेगा वो त्रिभुज, चतुर्भुज। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर कंपटीशन में, वो त्रिभुज से मिलेंगे, हमें चतुर्भुज से मिलेंगे, षष्ठभुज से मिलेंगे और वृत्त से मिलेंगे। ठीक। बाकी एक आध क्वेश्चन कोई आ गया, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन 2D में हमें इन सब चीजों से मिलते हैं। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में तीन डायमेंशन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। ठीक। उसमें घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, बेलन हो सकता है, छिन्नक हो सकता है, शंकु हो सकता है, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक। तो ये सारे के सारे जो है होंगे। अब क्या है, हमें पढ़ना है ये वाला जो सिस्टम है, लेंथ जो पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं हम कितनी दूरी चला, कितनी वो चला, तो ये अर्थमेटिक का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हम इसे पढ़ते हैं कार, ट्रेन, वो सारी के सारी में। ठीक। यह हमारा, इसका हमारे कोई काम ही नहीं है। ठीक है। तो हम जो है 2D को पढ़ेंगे, और 2D को जो है हम समझेंगे, 3D को हम इसके बाद करेंगे। ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं 2D। 2D में भी सबसे पहला, हम अगर कोई बंद आकृति देखते हैं तो हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुजों को अगर हम देखते हैं तो, अगर हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं त्रिभुजों को, आधार पर, भुजाओं के आधार पर पहला होता है विषम बाहु, विषम बाहु। दूसरा है समद्विबाहु। जिसमें दो भुजाएं समान होती है। तीसरा है समबाहु।
जिसमें सभी भुजा समान होती है। और चौथा है समकोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर भी है। आधार अगर हम भुजाओं के आधार पर हम बात करें तो ज्यादातर विषमबाहु होगा, समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा। ठीक है, तो विषमबाहु में ही समकोण त्रिभुज को इसमें काउंट कर लेते हैं हम। ठीक, क्योंकि ये इसकी सारी की सारी भुजाओं का अंतर ये होगा। तो तीन ही होते हैं हमारे पास भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को देखेंगे तो वो तीन होते हैं हमारे पास, विषमबाहु होगा, समबाहु होगा और मतलब विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। अगर हम कोण के आधार पर देखते हैं आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज देखें तो कोण के आधार पर एक तो होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। एक होगा अधिक कोण त्रिभुज। समझ पा रहे होंगे। अगर हम विषम बाहु का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग। ठीक, जैसे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो ये विषम बाहु की एक पहचान है। समद्विबाहु में हम क्या कह सकते हैं कि समद्विबाहु जो होगा हमारे पास, अगर किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B और इज नॉट इक्वल टू C। ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि कोई दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए और तीसरी भुजा के बराबर तो होगा नहीं है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक, तो हमने विषम बाहु समझा, विषम बाहु में तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं और समद्विबाहु में तीनों दो भुजाएं कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है या सी ए हो सकता है, और समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम कोण के आधार पर त्रिभुज को देखते हैं तो त्रिभुज में न्यून कोण जो होता है जिसमें कि सारे के सारे कोण का मान जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो मान लो किसी भी त्रिभुज में तीन ही एंगल होंगे और तीन एंगल होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है, मान लो ए है प्लस के बी है प्लस के सी है। अगर तीन कोण दे रखे ए बी सी तो तीनों कोणों का जो मान होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो। अब न्यून कोण की अगर हम बात करते हैं, न्यून कोण त्रिभुज की, तो न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसके सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे कि कोण ए छोटा होगा, ये सारे के सारे कोण बी, कोण सी, ये सारे के सारे जो कोण होंगे ये छोटे होंगे 90 डिग्री से। ये कोण, ऐसा त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण जो है, कोई भी एक कोण वो इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री के, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और बाकी दोनों कोण जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है,
और अधिक कोण होगा कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। समझ पा रहे होंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हमने त्रिभुज को जाना और त्रिभुज के हिसाब से हमने त्रिभुज देखा। और त्रिभुजों को पहले भुजाओं के आधार पर अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज तीन तरह के होंगे, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, विषमबाहु कहलाता है। इसमें कोई दो भुजा बराबर होंगी, समद्विबाहु। और जिसमें तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं तो उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर कोणों के एंगल के आधार पर हम एंगल के बेसिस पे बात करें किसी भी त्रिभुज में, तो वो भी तीन तरह के कोण होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और जो तीनों कोणों का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। कोई भी एक कोण का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण में कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो जो कहलाएगा वो अधिक कोण कहलाएगा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने सीख लिया कि त्रिभुज जो है वो दो मतलब तीन तरह के ये, तीन तरह के ये, छह तरह के होते हैं। ये आपस में एक दूसरे में मर्ज करेंगे। अगर हम मान लें जैसे विषमबाहु त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज किस में आएगा, समकोण त्रिभुज में तो सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है जब वो 90 डिग्री पे बराबर 45-45 का कोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज हमारा विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में आता है। ठीक, बाकी सभी कोणों के हिसाब से हम मैनेज करेंगे। तो हम पहले ही अब हम त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज बनता कैसे है। ठीक, मान लो एबीसी एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, तो त्रिभुज में हमें क्या होना चाहिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए के इजिकल टू ए के सामने जो है वो जो ए वर्टेक्स के सामने जो भुजा होती है उसकी वैल्यू, उसको जो है हम ए ही लिखते हैं, और बी के सामने बी लिख दो, सी के सामने सी लिख दो। ये तीनों की तीनों भुजाएं दे रखी हैं अलग अलग। ठीक है, और ये विषमबाहु त्रिभुज की बात करें या किसी भी त्रिभुज की बात करें, हमेशा त्रिभुज तभी बनेगा जब किसी भी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि a प्लस के b हमेशा बड़ा होगा c से, और b प्लस के c हमेशा बड़ा होगा a से, और c प्लस के a हमेशा बड़ा होगा b से। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा कोई भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हम इस तरह से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चेक करके देख लियो। ऐसे ही अगर हम कहें कि अंतर का सिस्टम देख लें, तो कोई भी दो त्रिभुजों का जो कोई भी किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। ठीक, जैसे कि अगर हम a माइनस के b करें तो वो छोटा होगा c से, और b माइनस के c करें तो वो छोटा होगा a से, और c माइनस के a करें तो वो छोटा होगा b से। तो इस तरह से हम जो है किसी भी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं और तभी हमारे पास त्रिभुज बनते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण हम कब करेंगे, जब दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से जो है क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, और अंतर में जो है तीसरी दो भुजाओं का योग जो है
वो छोटा होगा हमेशा तीसरी भुजा से। तो ये दो मेन आइडेंटिटी हैं, वो हमें समझ आ जानी चाहिए। ठीक, अब हम पहला ही त्रिभुज लेते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। मैं त्रिभुज को हमेशा ज्यादातर डिनोट इससे करेंगे, ध्यान रखना। तो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज की क्या पहचान है कि जिसकी सारी की सारी भुजाएं जो है वो अलग अलग होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, मान लो एक त्रिभुज दे रखा हो, ए है, बी है और सी है। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, सी के सामने की भुजा सी है। और एंगल भी जो है ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। ठीक, तो अगर हमें इसका पहला जो सबसे पहला बिंदु है, हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका, मान लो क्या निकालना है, परिमाप। इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप हो जाएगा दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ए प्लस के बी प्लस के सी। हमेशा एक बात का और ध्यान रखना कि परिमाप अगर हम किसी का भी निकालते हैं, चाहे हम त्रिभुज का निकाल रहे हैं, वर्ग का निकाल रहे हैं, आयत का निकाल रहे हैं, तो उसकी जो सारी की सारी जो भुजाओं का योग जो होता है वो किसी भी आकृति का जो है परिमाप कहलाता है। तो इसकी सारी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाएगा। अगर दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, दूसरा अगर हम निकालते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमने बचपन में पढ़ा होगा। एक तो हमारे पास तरीका होगा कि अगर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर हो, कोई हमारे पास लंब हो, मान लो ए वर्टेक्स है, भुजा ए वर्टेक्स से जो है भुजा BC पर एक लंब है जिसकी ऊंचाई जो है वो h1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और a मल्टीप्लाई h1। ठीक, अब हमेशा ऐसा नहीं है कि इसी आधार और इसी ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर b वर्टेक्स से भी मान लो एक लंब डाल दिया हमने और इसकी ऊंचाई दे रखी है उसने h2, तो हम यहां से भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो 1/2 a और h1 ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, अब b है और h2 इसका लंब है। ऐसे ही हम तीसरी बार भी जो है मान लो c वर्टेक्स से जो है वो AB पर एक लंब डाला गया है जिसकी ऊंचाई जो है वो हमारी h3 है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और c मल्टीप्लाई h3। ठीक, तो जब ABC में जब हमने आधार A लिया तो उसके लिए ऊंचाई h1 थी, जब आधार हमने B लिया उसके लिए ऊंचाई h2 है, और जब आधार हमने C लिया तो उसके लिए ऊंचाई जो है वो h3 है। तीनों ही कंडीशन में जो है सारे के सारे क्षेत्रफल हमारे बराबर होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1/2 a h1 इज इक्वल टू 1/2 a h2 इज इक्वल टू 1/2 a h3।
जब इक्वल में कोई चीज होती है तो जो कॉमन होती है वो जो है सॉरी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो इक्वल में है तो 1/2 तो हट ही जाएगा, तो हमारे यहाँ से हमारे पास यहाँ से आएगा ए H1 इज इक्वल टू बी H2 इज इक्वल टू सी H3। अगर इसके इक्वल हम मान लें, कोई भी कुछ भी डाल दें, इसके इक्वल हमने मान लिया के है। ठीक है, तो यहां से हम ए का मान अगर निकालना है तो यहां से हम ए का मान निकाल पाएंगे कि ए इज इक्वल टू के अपॉन H1, बी इज इक्वल टू के अपॉन S2 और सी इज इक्वल टू के अपॉन H3। ठीक, तो अगर हम यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास के अपॉन H1, के अपॉन S2 और के अपॉन H3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसकी उन आधारों, उन भुजाओं पर जो एल्टीट्यूड होगा, जो उनकी ऊंचाई होगी, उनके रेसिप्रोकल अनुपात के जो है वो बराबर होता है। तो अगर हमें ये दे रखा है तो हम ये निकाल पाएंगे, ये दे रखा है तो इसका अनुपात जो है आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका अनुपात दे रखा तो ये निकाल लेंगे, ये दे रखा तो ये निकाल लेंगे। तो एक चीज हमें समझ आ गई होगी कि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उसमें अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार चाहिए हमें और ऊंचाई चाहिए, उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ठीक, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो होगा वो ये हो गया। ठीक, दूसरा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एक हीरो फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में और 7वीं 8वीं में भी होगा, तो हम इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाल पाएंगे। किस तरह से, एक होता है परिमाप, ये तो हो गया हमारे पास ये तीनों भुजाओं का योग। एक होता है हमारे पास अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप हो जाता हमें, उसे बोलते हैं हम S, और S इक्वल टू होता है ABC, मतलब परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप कहलाता है। बस अगर हम इसके हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि S में से एक भुजा माइनस करेंगे S माइनस के A, फिर दूसरी भुजा माइनस करेंगे S माइनस के B, फिर तीसरी भुजा S माइनस के C। तो इस तरह से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणा ऊंचाई का हाफ, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कि अर्ध परिमाप में अर्ध परिमाप की मल्टीप्लाई और अर्ध परिमाप में से बारी बारी से प्रत्येक भुजा को सब माइनस कर लें। ठीक, तो और उसकी मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर लेंगे, तो वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल पाते हैं। समझ
अब मान लो ये भी है वो भी है, उसमें तो हम तब निकालेंगे जब आधार और ऊंचाई दे रखी होगी, इसमें जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक और है, मान लो त्रिभुज में आपके क्या करा उसने, आपको उसने एंगल दे दिया कि उसने कहा हमसे कि भाई ये दो एंगल, ये दो भुजाएं दे रखी है उसने और ये एंगल दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। तो कैसे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसे देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब दो भुजाएं दी हों, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 1/2 दोनों भुजाओं का योग और उसका साइन, BC और साइन, ठीक। ऐसे ही ये दो भुजा दे रखी है, इसका बीच का कोण B है और ये भुजा दे रखी है, इसका बीच का कोण जो है वो C है। तो हम क्या निकाल पाएंगे इससे, इनसे भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2 और AC साइन B, ठीक। और ये तो लिख लिया होगा इसे में, और एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और AB साइन C, ठीक। तो इस तरह से हम त्रिभुज का, तो हमने जाना हम तीन तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में तीन तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। अगर तीनों भुजा दे रखी हैं तो उसमें हम हीरो फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जो हीरो फॉर्मूला होगा हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारे पास S और S माइनस के B और S माइनस के C। एक तो इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, एक अगर दो भुजाएं दे रखी हो उनके बीच का कोण दे रखा हो तो उससे निकाल पाएंगे, और एक जो है अगर आधार गुणा ऊंचाई दे रखी हो तो h दे रखी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम कैसे निकाल पाएंगे, 1/2 आधार गुणा, ठीक। तो 1/2 A h। तो हमने जाना कि हम तीन तरह से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, दो भुजाएं उसका कोण दे रखा हो, या एक भुजा और उसकी एल्टीट्यूड दे रखा हो, उसकी ऊंचाई, ठीक। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर पहुंच के परिमाप भी निकाल लिया, अर्ध परिमाप निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, किस किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। अब हम त्रिभुज का और चीजें, बाकी चीजें देखते हैं वो क्या क्या होगी। कोई भी त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, और अब हम क्या करें कि उस त्रिभुज में हमें एक अंदर एक ऐसा वृत्त बनाना है जो उसकी तीनों जो साइड्स हैं, जो तीनों भुजाएं हैं, उनको स्पर्श करता हुआ जाए। तो अगर मान लो हम ऐसा वृत्त कैसे बनाएं, तो हम क्या करें, एंगल को बाइसेक्ट करके जो है ऐसा एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिस पॉइंट से उस इन सारी की सारी भुजाओं की जो दूरी होगी वो समान होगी। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे। जो एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमारा जो है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। अगर ये A होगा तो 1/2 A/2 हो जाएगा, भी A/2 हो जाएगा। फिर B से भी एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे और फिर C से भी एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे।
तो एंगल को बाइसेक्ट करके, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इन सेंटर होता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, ये कहलाता है हमारा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक, तो इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट है लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने बार से हट जाएंगे। हमें देखना सिर्फ अंतः केंद्र बनाना, और अंतः केंद्र से हमने क्या करा, फिर यहाँ पे हमने प्रकार रखते हैं, और जब हम इसको इतनी दूरी हम बढ़ते हैं और जब हम इसको मिलाते हैं तो एक वृत्त का निर्माण होता है, और जिसे बोल देंगे हम अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, इसे हम अंतःवृत्त बोल देंगे। और अब हम इस अंतःवृत्त की क्या निकालते हैं, त्रिज्या, रेडियस निकालेंगे कितनी होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है r इजिकल टू डेल्टा अपॉन s। ठीक है, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो r जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। ठीक, तो अगर हमें किसी भी त्रिभुज में, और ऐसा कोई त्रिभुज दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को जो है उसके अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे, तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो मिल जाएगी। ठीक, आगे अगर हमें परिवृत्त की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम पे आ ही गया, हमने तीन तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा, और अर्ध परिमाप जो होगा वो तीनों भुजाओं का योग का आधा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकाल पाएंगे। अब हमें देखना है कि हम परिवृत्त को कैसे निकालेंगे, सरकम सेंटर को। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या और परिकेंद्र, अब यहां से क्योंकि त्रिभुज दे रखा है, यहां से r निकल गया। अगर हमसे पूछ जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर वो सरकमफेरेंस पूछे, परिधि पूछता है, तो 2 पाई r, ये तो जानते होगे। ये त्रिभुज, ये होगा हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया ऑफ सर्किल और सरकमफेरेंस परिधि। ठीक, वृत्त की, तो इससे हम निकाल पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं परिवृत्त, तो उसे देखते हैं। लिख लियो डेल्टा अपॉन एस आर इजिकल टू, किसी भी त्रिभुज में मान लो कोई त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ए बी सी, एक त्रिभुज दे रखा है, और उस त्रिभुज का हमें निकालना है कि परिवृत्त, कि कोई ऐसा एक वृत्त का निर्माण करें जो उसका केंद्र तो अंदर हो, लेकिन जो उसकी परिधि है वो इन तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्किल का निर्माण करे। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा केंद्र हम अंदर ढूंढ लें, जो इस केंद्र से अगर हम वृत्त बनाएं, तो वो जो है इन तीनों को स्पर्श करता हुआ और हमारा एक वृत्त बने, और इसी वृत्त को जो है हम क्या बोल देंगे, परिवृत्त बोल देंगे। ठीक, तो हम उस परिवृत्त को कैसे बनाएंगे उसे हम देखते हैं। तो परिवृत्त को बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि इसका काम क्या होता है,
ये एंगल, वो एंगल बाइसेक्टर था, ये साइड बाइसेक्टर है। ठीक है, कि जो भुजाओं का संधि भाजक, भुजाओं का संधि भाजक, भुजाएं तो प्रकार के द्वारा खूब आदि करी होंगी, तो हम क्या करते हैं, प्रकार से चाप आधे से ज्यादा जुड़ लेते हैं, यहाँ पे चाप लगा देंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा यहाँ लगा देंगे, ऐसे इधर और इधर। तो ये साइड बाइसेक्टर हो गया, एक साइड बाइसेक्टर यहाँ हो जाएगा और एक साइड बाइसेक्टर ये हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट मिला हमारे पास। इस पॉइंट से अगर हम यहाँ रख कर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, तो वो वृत्त जो है तीनों साइडों को जो है हमारा स्पर्श करता हुआ जाएगा। ठीक, बना लिए वृत्त, तो इसे बोलते हैं परिवृत्त। परिवृत्त इसे क्या बोल देंगे, परिवृत्त। और इसे परिकेंद्र बोल देंगे, इसे क्या बोल देंगे, परिकेंद्र बोल देंगे। ठीक, अब हमसे क्या पूछेगा कि उस ऐसा उस त्रिभुज का, मान लो कि कोई त्रिभुज दे रखा, उस त्रिभुज में हमें बतानी है परिकेंद्र की, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में, त्रिभुज में परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हम जानते हैं कि ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ये कैपिटल आर हो जाएगी, ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी मतलब तीनों की तीनों भुजाएं की मल्टीप्लाई अपॉन 4 डेल्टा। तो ये हो जाती है हमारे पास परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या निकाल के हम वो कर लेंगे आराम से। तो अगर हम रेशियो देखते हैं, स्मॉल आर कितनी है हमारे पास, स्मॉल आर दे रखी है, स्मॉल आर है हमारे पास एस डेल्टा अपॉन एस है। तो अगर हम इससे इसे डिवाइड करें तो क्या बनेगा हमारे पास, आर अपॉन स्मॉल आर और इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस। तो एस तो ऊपर पहुंच जाएगा और डेल्टा जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, आर अपॉन आर इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ए बी सी और एस का मान हो जाएगा ए प्लस के बी प्लस के सी, और ए बी सी अपॉन 8 डेल्टा स्क्वायर। ठीक, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में हम रेशियो बना पाएंगे इस तरह से। इसका कोई इस्तेमाल हमें करना नहीं है, बस वैसे एडिटिव निकाल दिया है। तो हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे और परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, इससे एक दो क्वेश्चन मिलेगा, बाकी क्वेश्चन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इससे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या क्या आता है और क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे अब हम।
क्वेश्चन दे रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7, 8 और 9 सेंटीमीटर हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 8 और 9 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो भुजा से निकालना है, तो भुजाएं हम निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से s निकाल लेंगे। s इज इक्वल टू कितना होता है, ABC/2। तो 7 + के 8 + के 9 बटे 2। 7, 8 मतलब ये 15 हो जाएगा, 15 और 9 24 हो जाएगा। ठीक, तो 24 बटे 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। हीरो फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √s और s माइनस के a, s माइनस के b और s माइनस के c। तो यहां से कितना बनेगा, 12 है हमारे पास, ये 12 है। और इस 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे, 12 माइनस के 7 और 12 माइनस के 8 और 12 माइनस के 9। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 12। और 12 में से जब 7 गए तो 5 बचा, और 12 में से 8 गए तो 4 बचा, और 12 में से 9 गए तो 3 बच गया। एक 12 ये है, एक 12 ये है, तो 12 का 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक 12 तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 12√5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12√5। क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो अगर हमें इस तरह से कोई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी, तो s निकाल लेंगे और हीरो फॉर्मूला से जो है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक, आगे अगला सवाल देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं जो है वो 13, 14 और 15 सेंटीमीटर होंगी। तेरह, 14 और 15 सेंटीमीटर, ये भी सब सारी की सारी सेंटीमीटर में है। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे वो बताएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले s निकाल लेंगे। और s जो है वो क्या होता है हमारे पास, तीनों भुजाओं का योग का हाफ। तो 13 + के 14 + के 15 बटे 2, तो 27 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 47, 29, ये हो गया 29, 29 और 3 32 और 1, तो कितना हो गया हमारे पास 10, 42। 42 बटे 2, तो कितना आ गया हमारे पास 21 आ गया। ठीक, अब हम निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास s का मान कितना है 21। s में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक, 13 माइनस करें, 11 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। और सब 21 में से जब 14 जाएंगे तो 7 बचेगा। 21 में से जब हम 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चे, 6। बस सिंप्लीफाई कर देना। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 × 7 × 3, इसे 3 × 2 में तोड़ लेंगे और ये 8 जो है ऐसा हो जाएगा। तो 21 ये हो गया, 21 ये हो गया, और 8 दूनी 16 ये हो गया। तो हम जानते हैं कि 21 तो ये बाहर निकल जाएगा, 1 और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चे 84। ठीक है, 4 दूनी 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इतना हो गया। एक होमवर्क है और उसे उस क्वेश्चन को करना, और हम जो है उसे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।
क्वेश्चन लिखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12, 18, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। ठीक, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। तो अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, तो कर लियो। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, और सारे के सारे हम चैप्टर वाइज कुछ सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आया है एसएससी जीडी में, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और यदि नए हो तो वीडियो को लाइक कर लियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, और बाकी सारी की सारी क्लासें मिलती रहेंगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक।